नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अगम्य सक्सेना, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट नोबल हॉस्पिटल से पिछले करीब 7 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। रेडियोलॉजिस्ट पेशे के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा। जो डॉक्टर सोनोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसे तकनीकों का इस्तेमाल करके बीमारियों का पता लगाते हैं, उनको हम रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। लेकिन ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या है? ये एक नई विधा है जिसमें हम इन्हीं तकनीकों को यूज़ करते हुए, इनका उपयोग करते हुए हम बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। ना सिर्फ उनके बारे में पता कर सकते हैं, बल्कि उनको ठीक भी कर सकते हैं। एक साधारण सा हम उदाहरण लें, जैसे किसी को लिवर में एब्सेस हो गया, मवाद बन गया और हमको उसको निकालना है, तो हम सोनोग्राफी में उस मवाद को देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वो किस जगह है, और दूसरे हाथ से सुई को मवाद के अंदर पहुंचाकर और पूरे मवाद का सैंपल या पूरी जो भी एब्सेस कैविटी उसको हम ड्रेन कर सकते हैं। इससे मरीज़ को कम से कम तकलीफ़ पहुंचती है, चीरा टाँके की ज़रूरत नहीं पड़ती। अस्पताल में या तो ज़रूरत भर्ती करने की पड़ती ही नहीं है या फिर बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, और कम से कम मरीज़ को अस्पताल में रुकना पड़ता है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी तकनीक का विकास दरअसल हार्ट की एंजियोप्लास्टी से भी पहले हो चुका था। यानी कि जब पहली एंजियोग्राफी की गई वो एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा की गई, ना कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा। मतलब जैसे हमारी शरीर की किसी भी रक्त वाहिनी में, यानी कि नसों में, खून की नसों में, जिसको हम आर्टरीज या वेन्स के नाम से जानते हैं, उनमें कभी रुकावट आ जाए तो हम उसको एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग प्रक्रिया के द्वारा खोल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर शरीर की किसी नस से, खून की नस से ब्लीडिंग होना चालू हो जाए और वो अनियंत्रित होने लगे, तो हम उस ब्लीडिंग को एंजियोग्राफी तकनीकों के द्वारा रोक भी सकते हैं। तो ये तकनीकें ना सिर्फ बंद नस को खोलने के काम आ सकती हैं, बल्कि एक ऐसी नस जो अनकंट्रोलेबली ब्लीड कर रही है उनको रोकने, उनकी ब्लीडिंग को रोकने के भी काम आ सकती हैं, बिना किसी चीर-फाड़ के ऑपरेशन के। इमेजिन कीजिए, आपको सिर्फ एक 3 से 4 मिलीमीटर का एक छोटा सा छेद आपकी जांघ में किया जाएगा, जिसके द्वारा हम ये बड़े बड़े काम कर सकते हैं और इसमें कोई चीरे टाँके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम जिस तकनीक के बारे में और जिस बीमारी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं वो एक बहुत कॉमन, लेकिन बहुत ही उससे भी ज़्यादा कॉमनली इग्नोर्ड बीमारी है, जिसको हम वेरिकोज वेन्स के नाम से जानते हैं। वेरिकोज वेन्स यानी कि साधारण भाषा में उभरी हुई खून की नसें, जो पैर में, खासकर पिंडलियों के हिस्सों में अक्सर देखी जाती हैं। यह नसें उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती हैं जिनका काम लंबे समय तक खड़े रहने का ज़्यादा है। जैसे जो लोग पुलिस में काम करते हैं, खासकर ट्रैफिक पुलिस में, होटल्स में वेटर्स जो हैं, डॉक्टर्स, खासकर सर्जन्स जो ऑपरेशन थिएटर्स में घंटों तक खड़े रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ, या एक किसान जो कई घंटों तक खेत में काम करता रहता है। जितनी देर आप खड़े रहेंगे उतनी ज़्यादा उन नसों के फूलने की संभावना रहेगी। ये उन लोगों में भी ज़्यादा उभर कर आती हैं जिनका वज़न ज़्यादा है, खासकर जिनका पेट का साइज़, टमी साइज़ जिसको हम बोलते हैं, वो बड़ा है। उन लोगों में भी ज़्यादा होती है जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, मतलब जो ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, एक जगह ज़्यादा बैठे रहते हैं, ज़्यादा मूव अबाउट नहीं करते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर मिल जाएं एक ही इंसान में, तो ये बीमारी होने की संभावना और भी ज़्यादा हो जाती है। इस बीमारी के सिम्टम समझना बहुत आसान है। हम सब के घर में लगभग हम सब ने बचपन में अपने मम्मी पापा या अपने दादा दादी के हाथ पैर दबाए होंगे। जब वो थक हार के बाहर से आते थे तो कहते थे कि बेटा मेरे पैर पे खड़े हो जाओ या मेरे पैर को दबा दो, और उससे उनको बड़ा आराम मिलता था। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि ये वेरिकोज वेन्स की वजह से ही लंबे समय खड़े रहने के बाद उनकी खून की नसों में भराव आ जाता था और वो मोटी हो जाती थी। जब हम मालिश करके या दबा के उन नसों से ब्लड को पंप करके वापस हार्ट की तरफ भेज देते हैं तो हमको रिलीफ मिलता है, हमको लगता है कि पैर हल्के हल्के हो गए। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम जो है वेरिकोज वेन्स का वो यही है कि लंबे समय तक खड़े रहकर पैरों में खिंचाव महसूस होना या भारीपन महसूस होना। अगर ये बीमारी की तरफ ध्यान ना दिया जाए और इसको और आगे बढ़ने दिया जाए तो अगली स्टेज में पैर में सूजन आ सकती है या पैर का साइज़ बढ़ सकता है। यह सूजन खड़े रहने के बाद बढ़ जाती है और अक्सर लेटने के बाद या थोड़ी देर आराम करने के बाद कम हो सकती है। बीमारी और आगे बढ़ती है तो पैर की त्वचा सख्त हो सकती है, उसमें कालापन आ सकता है और वहाँ पर खुजली भी हो सकती है। इन सब को हम मिलाकर एक्जिमा या स्टैसिस
लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। ये एक्जिमा के मरीज़ अक्सर स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनको लगेगा कि उनकी त्वचा में कोई ख़राबी है, त्वचा में कोई बीमारी है। लेकिन ये त्वचा की जो प्रॉब्लम है ये वेरिकोज वेन्स की वजह से ही उनको ये प्रॉब्लम उभर कर आई होती है। तो हमें ये समझना होगा कि जब तक हम वेरिकोज वेन्स को ठीक नहीं करेंगे तब तक ये एक्जिमा ठीक नहीं होने वाला। अगर बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है तो आखिरी की स्टेजेस में पैरों में घाव बन सकते हैं, उन घाव में इन्फेक्शन हो सकता है, पस यानी कि मवाद या पानी या ब्लीडिंग हो सकती है। रेयर केसेस में ये नसें अपने आप स्वतः ही स्पॉन्टेनियसली ही फट सकती हैं, रप्चर हो सकती हैं। ये एक काफ़ी डराने वाला कॉम्प्लिकेशन है और अक्सर रात के समय में सोते वक्त या अंधेरे में चलते वक्त अगर इन उभरी हुई नसों में कुछ नुकीली चीज़ चुभ जाए तो ये ब्लीडिंग अनकंट्रोलेबली हो सकती है। ये सब बातें तो हो गई इन सिम्टम्स की। इनके इलाज की अब हम बात करते हैं। इलाज से पहले हमको इसको डायग्नोस कराना बहुत ज़रूरी है। तो डायग्नोसिस के लिए अगर मरीज़ हमारे पास इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो हम सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सी टेक्निक है जिसको हम स्क्रीनिंग कलर डॉपलर टेक्निक बोलते हैं, वो करते हैं। ये एक तरह की विशेष सोनोग्राफी ही है जिससे हम पैर की नसों की सारी जो वेन्स हैं उनकी मैपिंग करते हैं, उनके वाल्व्स जो हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं कि कौन कौन सा वाल्व अच्छा काम कर रहा है, कौन सा ख़राब है, और उसके आधार पर निर्णय लेते हैं कि क्या अभी इस नस को या इस वेन को ट्रीट करने की ज़रूरत है या नहीं है। एक अभिन्न हिस्सा जो वेरिकोज वेन्स के मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट का होता है वो स्टॉकिंग्स कहलाते हैं। स्टॉकिंग्स यानी कि टाइट मोज़े होते हैं जो पंजे से शुरू होकर अक्सर थाई लेंथ तक या नी लेंथ तक पहने जाते हैं। स्टॉकिंग्स पहनना लगभग इसी के बराबर है कि कोई आपके ब्लड को पंप करके ऊपर हार्ट की तरफ भेजने में हेल्प कर रहा है। यही काम स्टॉकिंग्स करती हैं। अच्छी क्वालिटी की स्टॉकिंग्स, अच्छी दबाव क्षमता की स्टॉकिंग्स और सही साइज़ की स्टॉकिंग्स पहनना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत मरीज़ अपनी प्रैक्टिस में ऐसे देखे हैं जो गलत साइज़ की स्टॉकिंग्स पहन रहे हैं या जिनकी दबाव क्षमता ठीक नहीं है, तो उससे उनको अक्सर कोई फ़ायदा नहीं मिलता है और वो उनका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है स्टॉकिंग्स पहनने के लिए। तो स्टॉकिंग्स पहनना बहुत ज़रूरी है। जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वेरिकोज वेन्स का वो दशकों से बल्कि मैं कहूँगा शताब्दियों से यही है कि इन नसों से छुटकारा पा लिया जाए, क्योंकि ये ख़राब नसें हैं, इनको ठीक नहीं किया जा सकता, तो इनको नष्ट कर दिया जाए, यही इनका इलाज है। तो जो सर्जिकल पद्धतियाँ जो पुराने ज़माने में होती थी वो होती थी कि नसों में चीरा लगाकर 3 से 4 जगह चीरा लगाकर इन नस को निकाल कर लिटरली फेंक दिया जाता था, जिसको हम लाइगेशन एंड स्ट्रिपिंग ऑपरेशन बोला करते हैं। लेकिन इस तकनीक के साथ थोड़ी समस्या ये है कि इसमें चीरे टाँके आते हैं, मरीज़ को भर्ती रहना पड़ता है, थोड़ा पेनफुल होता है और मैं नहीं समझता कि किसी भी मरीज़ को आज के ज़माने में अस्पताल में ज़्यादा रुकना पसंद होगा। उसके बाद तकनीकें आई जिनको हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल तकनीकें बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक सुई के द्वारा हम इस पूरी नस को नष्ट कर सकते हैं। इस नस को नष्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं। जो फॉरमोस्ट और सबसे कॉमन तरीका है इसको हम लेज़र थेरेपी बोलते हैं। लेज़र थेरेपी में हम लेज़र की ऊष्मा के द्वारा, उसकी गर्मी के द्वारा, उसकी थर्मल एनर्जी के द्वारा हम उस ख़राब वेन को नष्ट कर सकते हैं, उसको एब्लेट कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। सिमिलर टेक्निक्स होती हैं जिनको हम माइक्रोवेव थेरेपी बोलते हैं या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन बोलते हैं। और जो लेटेस्ट टेक्निक जो आई है जिसको हमने ही नोबल हॉस्पिटल में ही पिछले साल के सितंबर माह में ही पूरे भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया था, उसको हम ग्लू थेरेपी बोलते हैं, यानी कि गोंद के द्वारा हम खराब नस को बंद कर सकते हैं। तकनीकें लगभग एक जैसी हैं। सुई लगती है, सुई के द्वारा हम एक तार को या एक विशिष्ट ट्यूब को, एक कैथेटर को नस के अंदर भेजते हैं और उस नस को ग्लू थेरेपी के द्वारा या लेज़र थेरेपी के द्वारा पूरी तरह बंद कर देते हैं। ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है कंपेयर टू सर्जिकल टेक्निक्स, क्योंकि इसमें चीरा टाका नहीं आता है तो इन्फेक्शन की संभावना बहुत कम है। मरीज़ को अस्पताल में रुकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रोसीजर के बाद मरीज़ पैदल चल के घर वापस जा सकते हैं और उनको घर जाकर भी बेड रेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अगले दिन से ही अपना दैनिक दिनचर्या का काम जो भी है वो शुरू कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है? मेन फ़ायदा ये है कि मरीज़ अपनी ज़िंदगी में, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी के साथ वापस रिज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ कोई चीरे टाके वाली टेक्निक का यूज़ किया ही नहीं गया है। तो मैं इस संदेश के साथ अपने इस प्रेजेंटेशन को
ख़त्म करना चाहूँगा कि वेरिकोज़ वेन्स के प्रति जागरूकता सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। मरीज़ों को जानना पड़ेगा कि उनको क्या प्रॉब्लम है और उनको सही दिशा जिससे मिल पाए कि उनको किसको जाके दिखाना है इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए, और उसके बाद उनको एक फेयर ऑप्शंस दिए जाएं, उनको बताया जाए कि इसको ठीक करने के ये सारे तरीके हैं, और मरीज़ को पूरा हक होना चाहिए ये जानने का भी और ये जवाब देने का भी कि मैं इस तरीके से या इस तकनीक से अपना ट्रीटमेंट कराना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो वेरिकोज़ वेन्स के ऊपर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।